नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जीवन जीने का एक प्रयत्न। कितने अजीब होते हैं ये मानवेतर अनुभव। शरीर न होने के दर्द और वे काम जो सिर्फ मानव शरीर ही कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाती, पता तक हिलाया नहीं जाता। मैंने लाख कोशिश की पर हरदम नाकाम। यह असफलता की कहानी मैं किसे सुनाऊं? मुझे तो लगता है उनकी गोद में लोटती चलूं और आंसू की नदियां बहाऊं। माँ से गले मिल मूर्छित हो जाऊं, पिताजी के कोमल हाथों के स्पर्श से आह्लादी हो जाऊं, बेटों के स्नेह में अमृत बरसाऊं, प्यारी सखी अनन्या से गले मिलकर एकाकार हो जाऊं। चाहत और इच्छाओं के हरफों से हजारों पन्ने पढ़ चुके हैं। संभाल कर रखे होते तो किताबों की गठरिया बन जाती। मुझे लगता है मेरी अमृत उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है। कैसी अजीब उलझन, सहजता की असीमित चाहत और असहजता की असीमित विस्तार। मैं देख रही हूँ मेरा बदन आर्यघाट की चिता में जल रहा है। लकड़ी के संग जलते हुए मेरे बदन से धुआं निकलकर आसमां की ऊंचाइयां नापने लगा है। मैं इन्हीं ऊंचाइयों में अपने जीवन का सपना देखती हूँ। मेरा बदन यहाँ लाए जाने से पहले मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि मैं मेरे बदन में लौट जाऊंगी, पर इन आग की लपटों ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे आर्यघाट में लाए जाने से पहले मैं वीर अस्पताल में थी। अरे नहीं, नहीं, मैं नहीं, मेरा बदन वहां था। मैं तो अपने बदन से निकल चुकी हूँ। मानवीय जीवन जीने की जो आशा थी वह तो धूमिल हो चुकी है। मेरे बदन में यावत मशीनों के इलेक्ट्रोड्स सेंसर्स जुड़े हुए हैं। मेरे सर से निकलकर बीसीओ सेंसर्स इलेक्ट्रोडस इलेक्ट्रोइनोसेफोग्राफ में जुड़े हुए हैं। दिल का काम देखने वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के मॉनिटर में तरंग हिडोल ले रहे हैं। ईईजी और ईसीजी की तरंगे देखने से लगता है कि जिंदगी सिर्फ इन्हीं तरंगों की निरंतरता है। तरंग बंद, जिंदगी बंद। नाक के दो नथुनों में ऑक्सीजन का फाउंटेन छोड़ा गया है। हाथ की नशे से डेक्सट्रोज मेरे शरीर में बह रहा है। लगता है मेरे चेहरे से जिंदगी नाता तोड़ चुकी है। आंखें गड्ढों में तब्दील हो गई है। दोनों कान झूल चुके हैं। ललाट में सिलवटों की कतारें खड़ी हो गई हैं। गाल देखने पर लगता है कहीं थे यहाँ भी गाल। होठों में चोइयां पड़ गई हैं। बाल उलझकर लटों में बदल गए हैं। उरोज सूखकर पोलोथीन के खाली थैले जैसे हो गए हैं। ऐसा ही है मेरा बदन, मानवीय संवेदना से अछूता मेरा शरीर, पसली और चमड़ी का ढेर मेरा शरीर। मैं देखती हूँ मेरे शरीर के पास वे बैठे हैं। उनके दोनों हाथ मेरे शरीर के एक हाथ पर पड़े हैं। अचानक मैं देखती हूँ मेरे प्रिय की आंखों से वेदना तरलीकृत हो नीचे बह रही है। मेरे उस हाथ में दो बूंदे गिरती है, पर मेरा हाथ, हाय, मेरा वह हाथ इन आंसुओं की गर्मी को महसूस नहीं कर पाता। मैं कुछ महसूस नहीं कर पाती। छलांग लगाती हूँ ऊपर से, पर बेकार। मेरे प्रिय, मेरे राजा, जब कभी मेरी आंखों में तुम आंसू देखते थे, तुम उदास हो गुनगुनाने लगते थे। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। तुम रो दो तो रो दे, आंसू तुम हंस दो तो हंस दे। आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं अब सह नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्यारे उड़कर सीलिंग में पहुंचती हूँ, फिर छलांग मारती हूँ। अपने जीर्ण काया पर कुछ नहीं होता, बाल तक हिलता नहीं। हरे, मैं क्या करूँ? लगता है दहाड़े मारकर रोऊं, छाती पीटते हुए रोऊं, चिल्लाऊं, पर यह सब मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं अपने शरीर में तो हूँ नहीं। फिर कोशिश करती हूँ। इलेक्ट्रोज और सोडियम क्लोराइड में मिलकर नलियों से भीतर बह जाने की कोशिश करती हूँ। ऑक्सीजन के पाइप से ढूंकने की कोशिश, पर कुछ नहीं कर सकती। घबरा जाती हूँ। इस कोने में से उस कोने, ऊपर से नीचे, कुछ नहीं होता। इस वक्त मैं अपने बदन में होती तो दुख की लहर को रोकने की कोशिश करती, उनके बाल सहलाती, प्यार भरी डांट पिलाती। ये क्या हाल बना रखा है बालों का? तेल क्यों नहीं लगाते? पर ये सब प्रेम के स्पर्श, मैं क्यों अपने बदन में प्रवेश नहीं कर पा रही? घंटों बीत गए कोशिश करते करते। अब तो लगने लगा है यह कोशिश ही बेकार है। फिर भी मन जो है अपनों के पास तो पहुंचना चाहता ही है। आज सगी और फिर कोशिश करने लगी। शायद कर पाऊं कुछ। हवा में तैरते हाथ उनके गालों तक ले गई। आंखों से झरते आंसुओं को पोंछने का प्रयास
कानों में प्यार के दो शब्द बोलने की कोशिश, उनकी पीठ सहलाने की नाकाम कोशिश, सब बेकार अर्थहीन प्रयास। लगा अपनी नाकामी पर दहाड़े मारकर रोऊं, लगा रोते रोते बेहोश हो जाऊं, पर ये सब तो मानव शरीर ही कर सकता है ना। मेरे पास तो शरीर ही नहीं है। हे भगवान, मेरे पास इतनी चेतना है, फिर भी मैं उसे व्यक्त नहीं कर पाती। हे ईश्वर, मेरा बदन जल रहा है, आग की लपटों से धुआं निकलकर आसमां को छू रहा है। धुआं आकाश में मिल जाएगा और एक जीवन का अंत हो जाएगा। मेरे बदन को अग्नि देकर एक तरफ मायूस खड़े किशोर बेटे की आंखों से माँ का प्यार बहकर बागमती में मिल रहा है। दूसरी तरफ हाथ बांधे खड़े मेरे वो शून्य ताक रहे हैं। शायद कमरे की शून्यता का एहसास हो गया हो उन्हें। एक तरफ है मेरे माँ बाप जो अपने उद्यान के पहले वृक्ष को बेमौसम जलता हुआ देख रहे हैं। उन्हें शायद कभी अंदाजा भी नहीं था अपने जीवन उद्यान में स्नेह और ममता से बड़े किए गए वृक्ष इस तरह वक्त अपने से पहले जलाएगा। एक कोने में अनन्या खुद मर रही है। अपने पड़ोसी रिश्तेदार कितनों की भीख, आंखें कितनों की तसल्ली भरे मन मानो कहते हो भला टल गई। मैं कितनी विवश हूँ, मैं अपनी उपस्थिति किसी को भी नहीं जता सकती, कह नहीं सकती देखो मैं मरी नहीं हूँ, मेरा सिर्फ बदन जल गया है। मैं कहाँ जली हूँ? हाँ, मैं अपनों को स्नेह के फूल नहीं दे सकती, बेटों को प्यार का आंचल नहीं दे सकती, उन्हें प्यार भरे स्पर्श नहीं दे सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं विवश हूँ बेशरीर में। पड़ोसी व रिश्तेदारों के चेहरे पर मैं उकताहट देख रही हूँ। मेरे हृदय के राजा मेरे माँ बाप ही मेरी सेवा कर रहे हैं। मैंने उनके चेहरे पर झल्लाहट कभी नहीं देखी। वे आंधी तूफान धूप बरसात नहीं कहते, लगे रहते हैं। शायद उन्हें कुछ उम्मीदें हों मैं अपने बदन में वापस जाऊंगी, पर मैं खुद ही इस बात पर विश्वास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो भयभीत हूँ। शायद मैं यह काम नहीं कर पाऊं। इससे पहले भी तो ऐसी ही वारदात हुई थी और बहुत मुश्किल से मैं अपने बदन में वापस लौट पाई थी। मानवीय समय सारणी में तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। मैंने विचित्र अनुभव किया। मैं बेहोश होकर 6 महीने से अस्पताल में थी। मैंने मानवीय समय सारणी इसलिए कहा कि मानव जीवन से अलग हो जाने के बाद आदमियों के नियम कानून रात दिन बरस महीने कुछ मायने नहीं रखते। ऐसा अनुभव किया मैंने जब कोई भौतिक संसार के घेरे से निकल गए। उन्हें न तो समय की सीमा है, न ही भावनाओं की महत्ता। वैसे महत्ता की बात करने से तिल का पहाड़ भी बन सकता है। संसार अलग, अस्तित्व अलग, संवाद के तरीके नितांत अलग, पर मैं ये सब अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। इतना सब होने पर भी मैं अपने मानव जीवन से मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। तकरीबन 6 महीने हो गए मुझे बेहोश हुए। इन 6 महीनों में मेरी अनुभूतियां एकदम अलग सी रही। मैं आदमियों के चेहरे देखकर उनके दिल की बात जानने की कला जान गई थी, जो मैं पहले कभी सोच ही भी नहीं सकती थी। मेरा शरीर लट्ठे की भांति बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मेरे अंग प्रत्यंग सब सो गए हैं। कुछ अंग जगे हैं तो वे हैं आंखें और दिल। इन्हीं आंखों से मैंने उनके रोते हुए दिल में झांका। पिताजी आर्तनाद कर रहे थे, माँ का दिल डूब रहा था, बच्चों के होश उड़ गए थे। फिर मैंने देख पाई डॉक्टरों के सत प्रयास, नर्सों और सेविकाओं के निश्चल मन। इसी दौरान मैंने जाना मनुष्य की चेतनाओं में जो बची रहती है, उन्हीं चेतनाओं का विकास अधिकतम होता है। क्या कुछ नहीं हुआ इन 6 महीनों में? पर जो भी हुआ उससे फिर जीने की लालसा हरे वृक्ष की भांति बढ़ उठी। बिस्तर पर पड़े इन 6 महीनों में कभी कभार जिंदगी से उगता जाती, लगता मर जाना ही अच्छा है। मशीनों से घिरी हुई थी, अपने थे पराए थे, डॉक्टर थे नर्सें थी, एक बोझ बन गई थी जिंदगी। ऐसे में एक दिन मैं फिर अपने बदन से अलग हो उड़ने लगी। तकरीबन 1 मीटर ऊपर उठकर अपने ही बदन को देखना मेरे लिए एकदम अनूठा अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित थी। मैंने कुछ ऊपर जाने की कोशिश की तो बिना कुछ कठिनाई के पहुंच गई। फिर लगा थोड़ी दूर दाएं जाऊं, फिर बाएं। इस तरह ऊपर पहुंचकर अलग अलग कोनों से अपने शरीर को देख पाना सुखद लगा। मैं उड़ने लगी थी। फिर लगा खिड़की से बाहर उड़ चली जाऊं, पर खिड़की तक नहीं जा पाई। उसी तरह दरवाजा भी मेरे दायरे से बाहर रहा।
मैं उड़ तो सकती थी, पर अपने बदन से ज्यादा दूर जाना संभव नहीं था। बहुत से विचार आने लगा विचारों का संयोजन करने के लिए अपने बदन में लौट जाना जरूरी है। इसलिए अपने बदन के ठीक ऊपर जाकर मैं अपने बदन पर प्रवेश कर गई। ऐसा करते ही मेरा बदन दुखने लगा, दर्द की लहर उठी, दोनों हाथ डेक्सट्रोज के लिए कैनुला बदलते बदलते छलनी हो गए थे। उन्हीं छेदों से दिल को भेदने वाले दर्द भी भीतर ढुक गए। जीवन फिर दुखने लगा, पर इसी दुखती जीवन में एक नया उत्साह भर आया। मन में आया कि मैं एक कहानी लिखूंगी, मैं जिस अनुभव से गुजरी थी उसके बारे में, निडर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे लगा कहानी का यह नया और अनूठा थीम हो सकता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के विषय में जानकारी मैंने कुछ साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट से ली थी। रीडर्स डाइजेस्ट के उस अंग में एक रशियन डॉक्टर के नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में विस्तृत लेख छपा था। किन्हीं कारणों से वे डॉक्टर मर गए थे। जिस दिन उनके लाश को अस्पताल ले जाया गया, उस दिन वक्त निकाल चुका था जिससे शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शव को शव गृह के आइस बॉक्स में डाल दिया गया। 3 दिन बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया तो वे सभी को आश्चर्य में डालते हुए उठकर खड़े हो गए थे। उन 3 दिनों की अनुभूतियों को उन्होंने जब लिख कर छपवाया तो तहलका मच गया था चिकित्सा जगत में। उस वक्त मैं बहुत उत्तेजित हो गई थी, बहुत अजीब लग रहा था। आज भाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे ही भाग में यह सब भोगना लिखा था। मैं दिल में एक कहानी संजोने लगी। मुझे ही सिर्फ क्यों ऐसी जल्दी रहती है? ओहो, 9 बजने वाले हैं, खाना तो तैयार है, कोई क्यों नहीं आता? कहाँ चले गए सब? ऋषभ, अनिकेश, जल्दी से पापा को लेकर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। कहते हुए मैं खाना लगाने लगी। मेरी जिंदगी ऐसी ही है। महानगर में जो कोई भी ऐसा ही होता होगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं। 10 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंची तो बॉस नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब तक मैं कभी देर से नहीं पहुंची। शायद बॉस का डर काम करा रहे हो। बच्चों को स्कूल तक ये ही छोड़ आते हैं। ऑफिस जाते वक्त इनके जाने पर अपने पुराने काइनेटिक होंडा में मैं भी लगन खेल के लिए निकलती हूँ। लगन खेल में इंडियन एयरलाइंस का ऑफिस है जहां मैं नौकरी करती हूँ। तकरीबन 10 बरस हो गए नौकरी करते हुए। ये 10 बरस हमारी जिंदगी में बेहतरीन रहे। एयरलाइंस साल में 2 टिकटें देता है विदेश भ्रमण के लिए। इसी सुविधा के जरिए हम बहुत से मुल्क घूम आए थे। इस बार चीन जाने का प्रोग्राम था। बेजिंग जैसे शहर और ग्रेट वॉल की कल्पना करते हुए मैं उतावली हो रही थी। काम खत्म कर उसी पुराने काइनेटिक में मेरे दिल्ली बाजार वाले घर से निकल पड़ती हूँ। दिल्ली बाजार से थोड़ा ढलान उतरकर इम्ती घर की तरफ जाते हुए थपाथली पहुँचती हूँ। थपाथली में ट्रैफिक लाइट में कुछ देर रुक कर आगे बागमती के पुल की तरफ बढ़ जाती हूँ। फिर अचानक पुल के मुंह में पीछे वाला मोटरसाइकिल मुझे धक्का दे आगे बढ़ जाता है। मैं मुंह के बल गिर जाती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता। 3 घंटे बाद वीर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मेरे होश खुलते हैं। मैं देखती हूँ मेरी सखी है मेरे पास, मेरे हाथ पकड़े हुए। अनन्या भी मेरी ही ऑफिस में नौकरी करती है। यूं तो वह मुझसे जूनियर है, पर उसकी जूनियरिटी हमारी दोस्ती में कभी बधक नहीं बनी। दरअसल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वह मेरे पीछे पीछे आ रही थी। यह मात्र संयोग था या भगवान का आशीर्वाद, मैं तय नहीं कर पाई। सर के बाईं तरफ कुछ दर्द सा महसूस हुआ। हाथ ले जाकर टटोलने लगी तो पाया थोड़ी सी सूजन हो गई थी। वहाँ थोड़ी सी सूजन ही तो है, लगा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हेलमेट तो मैं पहने हुए ही थी। मेरे होश खुलते देख मेरी सखी अनन्या के चेहरे में खुशियां लहराने लगी। मुझे डेक्सट्रोज दिया जा रहा था, शायद मेरी बेहोशी में ही दिया गया हो। अनन्या ने ही फोन किया हो, शायद वो आ गए। देखा चेहरे की रौनक सब गायब है। पास आए, मुझे मुस्कुराते देख बोले, सुहासिनी। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बोली, आप फिक्र न करें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखें,
छोटी सी सूजन तो है। वे मेरा सर टटोलने लगे और अनन्या से पूछा, कहीं और कुछ हुआ तो नहीं है? गहरी चोट नहीं लगी है जी, ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे सीटी स्कैन करके देखना पड़ेगा। आप एक बार डॉक्टर साहब से मिल आए। ठीक है, कहकर मेरे पति जो ही उठने को हुए, मैंने उनका हाथ पकड़ उन्हें फिर से पास बिठा लिया। पता नहीं क्यों आज मुझे उनसे लाड जताने को दिल कर रहा था। व्यस्त शहरी जीवन के उबाऊ तौर तरीके से कभी मुक्ति नहीं मिलती। कभी पति पत्नी साथ बैठकर प्यार की दो बातें भी नहीं कर सकते। आज एक्सीडेंट की वजह से ही सही यह मौका तो मिला था। अनन्या शायद मेरे मन के भाव को समझ गई और मैं नर्स से मिल आती हूँ कहकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उन्हें जी भर के देखा, वे भी मुझे उसी तरह देख रहे थे। हमने आंखों से बात की, शब्दों की भाषा से बहुत ऊंची भाषा में संवाद किया, बीती हुई जिंदगी देखी और भविष्य की ओर देखने की कोशिश की। अचानक माँ और पिताजी को लेकर अनन्या भीतर आ गई। मैं लज्जा से दोहरी हो गई और आंखें मूंद ली। फिर तुरंत ही नर्स से स्ट्रेचर लेकर आ धमकी। मुझे सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। स्कैनर के भीतर सर घुसाने पर लग रहा था किसी गहरी खाई में अपना सर डाल रही हूँ। कुछ देर बाद फिर मुझे उसी बेड में ले जाया गया। माँ और पिताजी बेड के पास वाले बेंच में बैठे हुए थे। वक्त की धाराओं ने उनके चेहरे पर जो चुन्नटें बना रखी थी, उनमें उदासी के रंग स्पष्ट देखे जा सकते थे। मैं मुस्कुरा उठी, देखा उनके होठों पर भी तबस्सुम के फूल उग आए हैं। शाम के 5 बजे के करीब दोनों बेटों के साथ सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी आ पहुंची। डॉक्टर साहब खुद रिपोर्ट लेकर आए थे। कहने लगे, देखिए उर्मिला जी के सर में जो सूजन हुई है उसके ठीक भीतर थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। कल ही ऑपरेशन करना होगा। मैंने ऑपरेशन का नॉर्मल शेड्यूल पोस्टपोन कर दिया है। आप अभी जाकर एनेस्थेसिस्ट से मिल लें। फिर मेरी तरफ देख कहने लगे, अच्छा तो उर्मिला जी कल ऑपरेशन थिएटर में मिलते हैं। इतना कहकर डॉक्टर साहब चल गए। अब एनेस्थेसिस्ट की बारी थी। वे आकर पल्स बीपी वगैरह देखने लगे। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मेरी माँ और पिताजी भी नर्वस दिखने लगे थे। बेटे भी उदास खड़े थे एक तरफ। अनन्या और उनके चेहरों की भाषा मैं पढ़ नहीं पा रही थी। शायद भविष्य में आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगा रहे हूँ। माँ और पिताजी को ढांढस देते हुए कहने लगी, माँ, पिताजी क्यों इतनी फिक्र करते हैं? थोड़ा सा जमा हुआ खून तो है, डॉक्टर साहब निकाल देंगे, बस खेल खत्म। मैंने कहा तो दिया, पर नहीं जान पाई उन पर क्या गुजर रही थी। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया गया, शायद नींद का इंजेक्शन होगा ही, क्योंकि मुझे नींद सताने लगी थी। उसके सिवा चारा भी क्या था? मुझे तो लगा था थोड़ी देर और बात कर पाऊंगी। अगले सुबह जब मैं जागी तो तकरीबन सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने देखा मेरी खटिया के पास ही वो बैठे थे। कुछ बातें भी नहीं कर पाई थी कि ऑपरेशन थिएटर जाने का वक्त आ गया था। ऑपरेशन के लगभग 3 महीने बाद मैं होश में आई। पर यह क्या? यह बात किसी को क्यों नहीं मालूम? मैंने बोलना चाहा, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। चाहा कि चिल्ला चिल्ला कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचूं, पर एक पत्ता तक नहीं हिला। हाथ उठाने को दिल किया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। सर को दाएं बाएं हिलाने की चेष्टा की, पर बाल तक नहीं हिले। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था सब किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं लाचार, मैं विवश। पास ही बैठे थे वो मेरी आंखों में झांक रहे थे। उनके चेहरे की भाव शून्यता से मैं घबरा गई। पर कैसे कहूँ कि मैं घबरा गई हूँ? मेरा बदन सब शून्य तो है। कैसे कहूँ कि मुझे क्या हो रहा है? कैसे रोऊं मैं? कैसे हंसूं मैं? अपने शरीर की अक्षमता का पहला एहसास ऐसे हुआ था मुझे।
उसके बाद तो दिन गुजरते गए, मुझे लगातार सलाइन दिया जा रहा था। मैंने महसूस किया कि एक प्लास्टिक का फूड पाइप मेरे मुंह के जरिए पेट में पहुंचाया गया है। सुबह शाम मेरे वो मुझे उसी पाइप से खाना खिलाते थे। न जाने कितने ही किस्म के व्यंजन होंगे, पर मुझे तो किसी भी व्यंजन का स्वाद मालूम नहीं। वो भी कैसे? स्वाद तो जीवा से लिया जाता है। जब जीवा ही नहीं काम कर रही तो मेरा क्या कसूर? जीवा ही क्या, मेरे बदन का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा। मेरे मुंह का पाइप और सलाइन वगैरह भी मैं आंखों से देखकर ही पता कर पाई। मेरी चेतना शक्ति इस तरह मारी गई है, मैं खुद हैरान थी। वैसे में एक दिन डॉक्टर साहब आकर उनसे कहने लगे, देखिए, उर्मिला जी का एमआरआई करवाएं एक बार। जो इन्यूरिजन की आशंका थी शायद बढ़ गया है, फिर ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अब फिर शुरू हुई टेस्टों की श्रृंखला। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजर के भीतर सर डालने और निकालने की प्रक्रिया, दसियों बार एमआरआई कराने के बाद फिर ऑपरेशन के लिए शेड्यूल लिया गया। मेरे एक्सीडेंट को 5 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन अचानक जब मैं सर घुमाने की कोशिश करने लगी, लगा कहीं दर्द सा हो रहा है। फिर एक बार जीवन की आशा बधी। मेरे सर को थोड़ा सा हिलाते देख उनके चेहरे में भी आशा के फूल फूट गए। मैं बोल तो नहीं पाई, पर मैंने 3 बार आंख मारी। वो समझ गए कि मैं उनसे मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ कहना चाह रही हूँ। यह देख वे रो दिए। कहने लगे, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सुहासिनी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने कहा है ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे बाहों में ले लिया। मुझे मानो जन्नत मिल गई। मेरे सर के एन्यूरिज्म के लिए 1 महीने बाद का डेट फिक्स किया गया। ऐसे होश में आने और बेहोश होने के चक्कर में मैंने जाना मेरे सर के एन्यूरिज्म के बारे में। अमेरिका से विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर फ्रेड एप्स्टीन से भी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह ली गई थी। डॉक्टर एप्स्टीन ने ही ऑपरेशन 1 महीने बाद करने की सलाह दी थी। मेरे सर, हाथ पैर, बदन कुछ नहीं चलते। चलते हैं तो सिर्फ मेरी आंखें और मेरा मन। इन चलायमान आंखों से मैं किसी से संवाद तो नहीं कर सकती, न ही खुद कुछ कर पाती हूँ। वक्त काटे नहीं कटता। दिल की बेचैनी दिन व दिन बढ़ रही है। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं मेरे बदन को छोड़कर ऊपर उठ गई। इसी तरह की कहानी का प्लॉट सोचते सोचते ऑपरेशन की डेट भी आ पहुंची। ट्रैंक्विलाइजर से ठूंठ बन चुके शरीर में फिर एनेस्थेसिया का बोझ डाला गया और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं एनेस्थेसिया के बोझ तले दब गई और मैं सो गई। जब गहरी नींद से जगी तो मेरी आंखें भी नाकाम हो चुकी थी। बदन भर सेंसर जुड़े हुए थे और मेरा बदन और सूख गया था। मेरी आंखें, जिनसे मैं उनसे बाहरी दुनिया से, अपने प्यारे किशोर बेटे से, स्नेह स्ववत माँ पिताजी से, मेरे सारे काम खुद करके मेरे बेटों की देखभाल करने वाली सखी अनन्या से और अपनों से संवाद करती थी, बंद हो चुके थे। मैं आंखों से न अच्छी तरह देख पाती थी, न ही आंखें हिला पाती थी। फिर एक दिन अचानक मैं अपने शरीर से बाहर हो गई। मैंने अपने शरीर में फिर से चले जाने की जी तोड़ कोशिश की, पर कुछ नहीं हो पाया। मेरे सारी मेहनत बेकार गई। अरे यह क्या? धुआं तो आकाश नापने लगा है। मेरा बदन भी तकरीबन जल चुका है। अब कुछ बाकी नहीं रहा। आशा करने से भी होना क्या है? हुआ क्या है अभी तक? आदमी होकर जीने के लिए तो आदमी का ही बदन चाहिए ना। मेरे सारे अपनों को, मेरे परिवार को अब मेरा बदन तकलीफ नहीं देगा। आईसीयू में 3 महीने रही। इन्हीं 3 महीनों में मेरे अंग एक एक कर अपना काम बंद करने लगे। मैं अपने बदन से बाहर निकल आई और मेरा शरीर इस तरह जीर्ण पड़ने लगा जैसे मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। फिर भी मैं अपने शरीर में लौटने के लिए हर पल प्रयत्नशील रही, पर सफल नहीं हो पाई।
अब मेरा सारा बदन आर्यघाट के इस चिता में जल चुका है। एक जीवन समाप्त हो गया है, साथ ही समाप्त हो गया है मानव जीवन जीने का एक भगीरथ प्रयत्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।